उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसके बाद आचार संहिता लागू भी हो गई है। ये सीट केदारनाथ विधायक सैला रानी के निधन के बाद खाली हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो गई है और इसके तहत 20 नवंबर को मतदान होगा तो 23 नवंबर को मतगणना। सियासत में गर्माहट ऐसी हो गई है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मैदान पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने जहां हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली, तो वहीं बीजेपी संगठन भले ही अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया हो, लेकिन सरकार के स्तर पर जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं वो बताती हैं कि सरकार केदारनाथ में होने वाले चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना रही है। एक के बाद एक सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव साख और नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में हुए 2 उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं। बीजेपी को मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट हारनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को अपने अहम की लड़ाई मान लिया है। और इसके लिए बीजेपी संगठन ने केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के साथ 5 मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई है। इतना ही नहीं, संगठन की एक बड़ी फौज भी केदारनाथ में आम जनता तक पहुंचेगी। बीजेपी संगठन ये चाहता है कि जो परिणाम बद्रीनाथ उपचुनाव में आए हैं उनकी पुनरावृत्ति केदारनाथ में न हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए काफी काम किया है। कांग्रेस का जो हाल हरियाणा में हुआ है, वही हाल केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी होने वाला है। केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव से पहले सरकार ने कई घोषणाएं की। हर हफ्ते कोई न कोई सौगात सरकार की तरफ से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई है। केदारनाथ विधायक सैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई ये सीट कितनी जरूरी है, ये मुख्यमंत्री की ओर से की गई करीबन 39 घोषणाएं बता देती है, जिससे कि ये पता चलता है कि सरकार इस चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। अब तक की घोषणा की बात करें तो 7 अक्टूबर को 14 नई घोषणाएं केदार क्षेत्र के लिए की गई थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को 25 घोषणाएं की गई। इस तरह से लगातार कई घोषणा कर सरकार केदारनाथ क्षेत्र के मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को तलाशने में भी जुटी है। केदारनाथ में अब तक बीजेपी की विधायक सैला रानी रावत थी, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी को नया चेहरा तलाशना है। बीजेपी के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी यहां चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं, जिनमें पूर्व विधायक आशा नौटियाल, विधायक सैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत के साथ ही साथ कुलदीप रावत और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बीजेपी बीते दिनों में इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग सर्वे कराकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि माहौल और जनता किसके पक्ष में है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीट जीतकर उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा के परिणाम में काफी हद तक निराशा मिली है, लेकिन उत्तराखंड के मौजूदा हालात को देखकर कांग्रेस को ये लगता है कि केदारनाथ में जनता उनका साथ देगी। कांग्रेस के पास पूर्व विधायक मनोज रावत, हरक सिंह रावत जैसे नाम शामिल थे, लेकिन हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद कई स्थानीय नए चेहरे भी शामिल हुए। हालांकि अभी दोनों ही पार्टियों में ये साफ नहीं हो पाया है कि पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर भी आता है। साल 1951 में उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तब यहां पहला आम चुनाव हुआ था। अमूमन अब तक का इतिहास यही बताता है कि सबसे ज्यादा बार यहां बीजेपी ही चुनाव जीती है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।